अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस वीडियो में 3 अहम खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर ट्रायल है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है, और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से आज तीसरी समाअत पर जिस तरीके से साइफर ट्रायल की गलतियों, खामियों और उसमें मौजूद सुकम की निशानदेही की है, उससे इमरान खान की इस केस में जो रिहाई है वो और ज़्यादा करीब आती जा रही है। और जिस तरीके से बैरिस्टर सलमान सफदर इस केस को अदालत के सामने पेश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन अंदाज में शायद केस पेश नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर सलमान सफदर की मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में बड़ी तारीफ और सताइश की थी। साइफर केस में आज क्या हुआ, कौन से अहम नुक्ते के ऊपर दलाइल दिए गए, गुज़श्ता रोज़ भी बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से इस केस में बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स उठाए गए थे, बहुत सारी ऐसी गलतियों, खामियों की निशानदेही की गई थी, और आज भी ये सिलसिला जारी रहा। और बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जो इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, वो इन इन तमाम जो ब्लंडर्स साइफर ट्रायल के दौरान किए गए, उसको उन ब्लंडर्स को देखने के बाद वो एक तरह से अपना सर पकड़ कर बैठ गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा खामियां, इतने ज़्यादा सुकम इस केस की समाअत के दौरान अब अदालत के सामने पेश किए जा रहे हैं कि शायद अदालत के लिए भी ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इस तरह एक ट्रायल के दौरान खामियां या गलतियां कैसे छोड़ी गई। दूसरी अहम खबर ये है कि आज इमरान खान ने जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, और इमरान खान ने जो पीडीएम हुकूमत है उसकी डेड लाइन दे दी गई है। बड़ी अहम गुफ्तगू आज इमरान खान की जानिब से की गई, और उनकी गुफ्तगू देख के ये अंदाज़ा होता है कि इमरान खान जेल में ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के तमाम हालात व वाक़यात का बखूबी अंदाज़ा है, बखूबी इल्म है। वो पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी हो, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हों या भारत के साथ हमारे ताल्लुकात हों, इमरान खान मुकम्मल दस्तरस रखते हैं, और उनको तमाम मालूमात उनके पास पहुँच रही हैं, और वो इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीक-बीनी से देख रहे हैं। और आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है, उसकी भी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उनकी जानिब से आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, और उन्होंने मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी का भी इंदिया दिया है। ये क्या माजरा है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं, जो साइफर ट्रायल चल रहा है, गुज़श्ता रोज़ भी बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से साइफर ट्रायल में होने वाली गलतियों, खामियों की निशानदेही की थी, और हमने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि अब इस ट्रायल में कोई ज़्यादा जान नहीं रह गई, क्योंकि जिस तरीके से गलतियाँ की गई, उसके बाद अदालत के लिए इस केस को बरकरार रखना मुझे अब जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि कल भी ये केस की समाअत के दौरान ये नुक्ता उठा था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर केस है वो रिमांड बैक किया जा सकता है, और बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस नुक्ते पर बड़ी बेहतरीन दलील दी थी, और उन्होंने कहा था कि एक जज ने तीन बार गलतियां की, तो अब चौथी बार दोबारा उनके पास केस भेजकर इस बात की तवक्को कैसे की जा सकती है कि वो अब उसमें इंसाफ करेंगे। और जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो रही थी, तो उस मौके पर भी केस के अंदर ऐसी गलतियों और खामियों की निशानदेही हुई थी, और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलबन 2 बार फर्द जुर्म आयद करने का जो प्रोसेस था उसको गैर कानूनी करार दिया था। और आज केस की समाअत के दौरान जो स्टेट काउंसिल नामज़द किए गए थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए, उसके ऊपर दलाइल दिए गए, और अदालत के सामने ये बात खुली कि स्टेट काउंसिल जो है वो अपॉइंट कैसे किए गए थे, और बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से ये एक ईमेल का हवाला दिया गया कि जो जज थे साइफर ट्रायल करने वाले, उन्होंने एक ईमेल की थी 26 जनवरी को, और कहा था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट काउंसिल नामज़द किए जाएँ, और फिर 27 जनवरी को वो स्टेट काउंसिल अडियाला जेल पहुंची, और उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील के तौर पर गवाहान पर जरा भी की, और ट्रायल को जल्द से जल्द समेटने की कोशिश भी की गई। और हैरान कुन बात यह है कि जिन 2 वकला को स्टेट काउंसिल नामज़द किया गया था, वो एक 2015 में
वकील बना, दूसरा 2016 में वकील बना, और उनके हाई कोर्ट का जो वकील बनने का जो उनकी मुद्दत या टाइम है, वो भी ग़ालिबन 2016 और 2017 का है। यानी वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वकील भी नहीं थे जिन्हें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के तौर पर नामज़द किया गया। और बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये भी कहा कि बाज़ औक़ात देर सवेर हो जाती थी, लेकिन 11 जनवरी से इस केस का जो ट्रायल है वो बाकायदा उसका आगाज़ हुआ, और 26 जनवरी की तारीख तक अदालत इस नतीजे पर भी पहुंच गई कि इमरान खान के वकला दर हकीकत इस केस को लटका रहे हैं और इसमें गैर ज़रूरी अल्तवा की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे प्रोसेस के दौरान 23 गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड हुए, फिर उनके ऊपर जरा भी हुई, और फिर उसके ऊपर जो है वो फैसला भी सुनाया गया। तो ये ऐसे सुकम हैं जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी उसको एक्नॉलेज किया गया, और जो सरकारी वकला थे वो भी बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उठाए गए सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अब हर गुजरते रोज़ के साथ साइफर ट्रायल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई यकीनी होती जा रही है, और पहले ही हम ये कहते थे कि जिस तरीके से इस केस को चलाया गया है वो दुनिया में शायद उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से जिस तरीके से इस्तग़ासा के पूरे जो कहानी थी उसका पोस्टमार्टम किया गया, मेरे ख्याल में वो इंतहाई उसको बेहतरीन काविश करार दिया जा सकता है। अब देखना ये है कि इस केस में आगे क्या पेशरफ्त होती है, लेकिन बज़ाहिर अब इस केस की जो जान है वो ख़त्म हो चुकी है, और अदालत भी शायद ये समझ गई है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये अपनी नौइयत का एक अजीब व गरीब किस्म का केस बनाकर उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। दूसरी अहम खबर यह है कि आज अदियाला जेल में इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। इस केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है, और इमरान खान की जानिब से एक तो हसन और हुसैन नवाज के हवाले से गुफ्तगू की गई, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये हसन और हुसैन नवाज दोनों पनामा में पकड़े गए थे, और हुसैन नवाज ने टीवी पर कहा कि फ्लैट मरियम नवाज के हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है और इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक ही झूठ पर चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो झूठ पर मबनी इलेक्शन कमीशन ने ये इंतखाबात करवाए, और उन इंतखाबात की वजह से पूरा सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक झूठा इंसान है, और इसके खिलाफ फाफिन, पिलडाट समेत 5 रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपने ओहदे पर बरकरार है। और सबको इमरान खान ने कहा कि सब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात में होने वाली धांधली के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। इमरान खान ने एक बार फिर इस बात की वार्निंग जो है वो दी है कि IMF के साथ होने वाले मुआहदे के बाद महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, जिससे अवाम सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। और आज जो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं कि IMF की जानिब से ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली और जो गैस की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी करवाई गई है। बड़ी अजीबो गरीब किस्म की इतलात सामने आ रही हैं, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान की पेशगोइयाँ 2 साल से जिस तरह सच साबित हो रही हैं, बज़ाहिर ये पेशगोई भी उनकी दुरुस्त साबित होगी। और इमरान खान ने गुज़श्ता साल जनवरी में कहा था कि वो आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे, और इमरान खान भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, लेकिन उनका ये मैंडेट चुरा लिया गया। और अब वो ये कह रहे हैं कि IMF के साथ मुआहदे के बाद एक बार फिर महंगाई का तूफान आएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हम अपने ज़राए आमदन नहीं बढ़ाते, IMF से कर्ज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के मामले पर उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक से जो हमला किया गया अफ़गानिस्तान के अंदर, उससे मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा होगा, और ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात हमने करवाए थे। हमारे दौर में अफ़गान हुकूमत ने TTP का मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से कहा था कि जनरल फैज़ को तब्दील ना करें, दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। लेकिन जनरल बाजवा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहता था कि इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता है। इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से
انہوں نے کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت نے افغانستان کے معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ایران اور افغانستان کے ساتھ خراب تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور امریکہ کے ڈائلاگ کروائے اسی کو شریفوں کے کہنے پر ہٹایا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا جو ایک پلان تھا وہ فیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے جو موجودہ پی ڈی ایم حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی آج بڑی اہم پیش گوئی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت 5 سے 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، ذہنی طور پر 4-5 ماہ جیل میں رہنے کو تیار ہوں۔ ہماری اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز ہیں، اور عمران خان کی اس گفتگو سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اور جو بیرونی دنیا کے جو حالات و واقعات ہیں اس سے کتنے زیادہ باخبر ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صوبے کا شیئر لینے کے لیے وزیر اعظم سے ملا تھا۔ میرے خیال میں عمران خان نے علی امین گنڈا پور کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات پر 2 روز پہلے تنقید کی تھی، اور شاید انہوں نے ملاقات کے بعد عمران خان سے اپنی جو پوزیشن ہے انہوں نے وہ کلیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ شریف پھنس چکے ہیں، اگر یہ بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا۔ انہوں نے صدر عارف علوی کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی، اور انہوں نے کہا کہ عارف علوی کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ عارف علوی نے معاملات حل کرانے کی پوری کوشش کی تھی، میری طرف سے کوئی ایشو نہیں تھا، دوسری طرف سے میرے نام پر کاٹا لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کی شہادت کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اور کہا کہ ان کی شہادت پر مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، اور ان کی شہادت فوج کے لیے ایک ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ ہمارے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی تھی وہی ہمیں 9 مئی کے واقعات میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے گولی لگی تھی اور جنرل فیصل کا نام لیا تھا تب کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کے جلسہ میں دھاندلی کے شکار تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے، شیخ رشید کو اور مولانا فضل الرحمان کو بھی اس میں بلائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ آئیں گے یا نہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے بڑی اہم گفتگو کی گئی۔ تمام جو ہمارے سیاسی اس کے علاوہ خارجہ پالیسی کے معاملات ہوں، پاکستان کے جو دوست یا پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات پر بھی عمران خان کی جیل کے اندر بیٹھ کر بھی گہری نظر ہے، اور وہ ساتھ ساتھ حکومت کی ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ تیسری جو اہم خبر ہے وہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے نون لیگ حکومت کو سخت وارننگ جاری کی گئی ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر جو وفاقی اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تو پھر مریم نواز شریف اور آصف زرداری کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان تینوں شخصیات کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں مقدمات درج ہیں، اور انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ اگر مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دکھائیں، ان کو اندازہ لگ جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اپنے اصلی روپ میں سامنے آ رہے ہیں، اور جس طرح وہ ایک سخت گیر سیاسی رہنما کے طور پر مشہور ہے، لیکن اس سیاسی تناؤ کا، اس سیاسی اختلاف کا ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس طرح کے جو ایڈونچر ہے اس سے پرہیز کریں، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور علی امین گنڈا پور کو جس طریقے سے جو ہے وہ ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ان کو نوٹس جاری کیا گیا، جس پر آج پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی کارروائی سے روک دیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت سیاست کے اندر ہو رہی ہیں، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس جو فسطائیت ہے اس کے خلاف وہ ریٹیلیٹ کرے اور سخت رد عمل دے۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت ابھی بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور کسی بھی قسم کے ٹکراؤ سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ شاید اس وقت پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے جو جیل سے باہر ہے،
ان کی شاید یہ کوشش ہے کہ سب سے پہلے عمران خان کی رہائی ممکن بنائی جائے، اور اسی حوالے سے عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی متعدد بار یہ کہہ چکی ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی تمام جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، اس کا فوکس صرف اور صرف عمران خان کی رہائی پر ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن اس میں کیا اہم پیش رفت سامنے لاتے ہیں۔ جو بھی اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔